एवरीवन। आज की क्लास में आप लोगों से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या मतलब होता है आइसोमरिज्म का? आइसोमरिज्म में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, टू कंपाउंड जिनके पास सेम केमिकल कंपोजिशन हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, मतलब उसके अंदर जितने भी कंपोजिशन है वो सारी की सारी सेम होंगी और उनकी अरेंजमेंट कांस्टेंट एटम की डिफरेंट होगी, तो हम उसको आइसोमरिज्म के कैटेगरी में रखते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, और उस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। ये जो दो कंपाउंड होते हैं जो आइसोमर्स बनाते हैं वो सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे देखा जाए कुछ एग्जांपल्स हैं, कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया एंड सॉल्युबिलिटी, तो ये उनकी डिफरेंट आएगी। आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आइसोमरिज्म जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर डिफरेंट बॉन्डिंग होगी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड के बीच में, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनमें मेटल और लिगेंड के बीच में डिफरेंट बॉन्डिंग होगी, तो उस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिवाइड किए जाते हैं। इसमें अगर हम पार्ट में बात करें तो ये 7 टाइप के डिवाइड होते हैं। पहला आता है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, दूसरा आता है हाइड्रेट आइसोमरिज्म, तीसरा आता है लिंकेज आइसोमरिज्म, फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, लिगेंड आइसोमरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। क्या होते हैं ये आइसोमर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट डिवाइड होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमर। जो आइसोमर बनाएंगे उनको हम स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। इसमें कहा जाता है कि जो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग होती है उसमें कनेक्टिविटी सेम होती है बट उनकी अरेंजमेंट, जो जब उनकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। अब हम यहां बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का, जो कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का फर्स्ट पार्ट है। आयनाइजेशन आइसोमर्स होते क्या है? जैसे कि हम बात करें कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, इसमें दो स्फीयर होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक आयनाइजेशन स्फीयर। जब आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। तो अगर हम बात करें CuNH3 का होल 5 BrSO4, यहाँ पे ये कंपाउंड है जो रेड वायलेट कलर का होता है, और यही कंपाउंड जब Br बाहर चला जाता है और SO4 अंदर चला आता है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज होता है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दूसरे की क्या है? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमर है। अब हमें पता कैसे चलेगा? ये तो हमने बोर्ड पे लिख दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके के हैं, पर अगर यहाँ पे हम बात करें इसके अंदर जब हम BaCl2 डालते हैं, BaCl2, तो यहाँ पे BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आता है, और अगर इसके अंदर AgNO3 डालते हैं तो हमें पता है AgNO3 जनरली हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे नो पीपीटी आता है, नो पीपीटी आता है। पर जब हम इस कंपाउंड के अंदर BaCl2 डालते हैं, BaCl2, तो नो पीपीटी आता है, क्योंकि ये SO4 के साथ ही व्हाइट पीपीटी देता है, Br के साथ रिएक्ट नहीं करता। और जब AgNO3 डालते हैं तो क्रीम कलर पीपीटी आ जाता है AgBr का। किसका आता है? AgBr का। AgBr का क्रीम कलर पीपीटी आ जाता है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर में SO4 है और यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर में Br है, तो इसका मतलब एक्सचेंज हुआ है दोनों लिगेंड, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स या फिनोमेना को कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आएंगे। कुछ अदर एग्जांपल भी हैं, CuNH3 का होल 5 NO3SO4 यहाँ पे, और यहाँ पे NO3 बाहर चला जाए, SO4 अंदर आ जाए, तो यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, PgNH3 का होल 4 Cl2Br2 है,
अब Cl2 इधर बाहर चला जाए और Br2 अंदर आ जाए तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रिलेशन है, आयनाइजेशन आइसोमर एक दूसरे के हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं COEN, EN हमें पता है इथाइलिन डायमीन होता है, EN शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, EN का होल ट्वाइस ClNO2 और ये HCN बाहर है। अब ये देखो दो तरीके के हो सकता है, या तो NO2 इसके साथ एक्सचेंज हो जाए तो एक आइसोमर बनाएगा, या फिर ClHCN के साथ एक्सचेंज हो जाए तो एक आइसोमर बनाएगा। ये दोनों भी एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर हैं। और खास बात ये है कि NO2 और HCN जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं तो ये एक दूसरे तरीके का आइसोमर भी शो करते हैं, लिंकेज आइसोमर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरीके के आइसोमर शो कर रहे हैं, एक तो आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं और लिंकेज आइसोमर। अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। करने जा रहे हैं हाइड्रेट आइसोमर का। हाइड्रेट आइसोमर क्या होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का जब एक्सचेंज होता है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर तो हम उसको हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, और ये डेफिनेशन भी कहती है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता था, कोई भी लिगेंड एक्सचेंज हो जाता था एक्सेप्ट वाटर, पर अगर केवल वाटर का आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो वो हाइड्रेट आइसोमर की कैटेगरी में आएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए COH2 का होल 6 Cl3, अगर यहां वाटर का एक्सचेंज होता है तो COH2 का होल 5 Cl2.H2, ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर हैं। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल से एक Cl के साथ एक्सचेंज हुआ है, H2 बाहर चला गया, इसका एक Cl अंदर आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करें, COH2 का होल 5 Cl2.H2 एंड COH2 का होल 4 Cl2.H2, ये भी एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, COH2 का होल 4 Cl2.2H2। अगर हम यहाँ पे बात करें एंड यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल और एक्सचेंज होगा तो COH2 का होल थ्राइस Cl3.3H2, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, हाइड्रेट आइसोमर है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला एग्जांपल हमने लिया COH2 का होल 6 Cl3, अगर इसके अंदर AgNO3 डालें तो 3AgCl का PPT आएगा, पर अगर इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें तो यहाँ पे क्या होगा, नो लॉस ऑफ वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कराता है। तो यहाँ पे बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो नो लॉस ऑफ वाटर होगा। अगर यहाँ पे बात करें AgNO3 डालें तो 2AgCl का PPT आएगा, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें तो यहाँ पे लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पे देखें, यहां पे AgNO3 डालें तो एक AgCl का PPT आएगा, और यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस आएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रेट आइसोमर की कैटेगरी में है, ये इसका हाइड्रेट आइसोमर है, ये इसका हाइड्रेट आइसोमर है, और इसमें धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयनाइजेशन स्फीयर में जा रहे हैं, और Cl मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहे हैं। लिंकेज आइसोमर्स या आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। ये जो आइसोमर अराइज होते हैं बाय द एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड मैंने आप लोगों को जब लिगेंड की डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे बताया था कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं उनके पास 2 साइट होती है, पर एक 2 डिफरेंट डोनर साइट्स होती है, पर एक टाइम में एक ही डोनर साइट से वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं।
एम्बीडेंटल लिगेंड के बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे, आप लोगों को देख के पता चलेगा, जैसे एससीएन हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया। तो ये इनके स्ट्रक्चर जो कंफर्म होते हैं, एक्चुअली क्या होता है जब लिंकेज अलग अलग से होती है, जैसे यहाँ पे देखें CONH3 का होल 5 NO2 2+, ये कॉम्प्लेक्स है, और यही कॉम्प्लेक्स यहाँ भी है, पर यहाँ पे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन साइड से कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल आयन से, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन साइड से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये एम्बीडेंटल लिगेंड है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ये नाइट्रोजन साइड से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और एक कंपाउंड में ये ऑक्सीजन साइड से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं मेटल आयन लिंक बाय नाइट्रोजन डोनर साइट, और यहां पे ऑक्सीजन डोनर साइट। तो जब अलग अलग साइड से मेटल आयन के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये एक दूसरे के जो होंगे वो क्या होंगे, लिंकेज आइसोमर होंगे। क्या होंगे, लिंकेज आइसोमर होंगे। और ये केवल एम्बीडेंटल लिगेंड की ही कैटेगरी में लिंकेज आइसोमर बनते हैं। इनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एन के साथ ये जुड़ता है तो CON की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, और यहाँ COO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मेटल नाइट्रोजन से लिंक है, और यहाँ पे मेटल जो है ऑक्सीजन से लिंक है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, CONH3 का होल 5 SCnCl2, CONH3 का होल 5 NCsCl2, यहाँ पे सल्फर साइड से कोऑर्डिनेटेड है मेटल से, और यहाँ पे नाइट्रोजन साइड से कोऑर्डिनेटेड है। तो ये जो लिंकेज है ये डिफरेंट हो जाती है। लिगेंड तो सेम है, लिगेंड सेम है, और इसके पास दो डिफरेंट डोनर साइट है। तो एक टाइम में एक डोनर साइड से कोऑर्डिनेट करता है, और दूसरे टाइम में दूसरे डोनर साइड से कोऑर्डिनेट करता है। तो ये लिंकेज आइसोमर की कैटेगरी में आएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर देखा जाए Fe3+ जब रिएक्ट करता है, Fe3+ फेरिक आयन K4FeCN का होल 6, यहाँ पे जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe4FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, और इसको हम प्रोसियन ब्लू कंपाउंड बोलते हैं। जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये +2 में होता है, और यहाँ पे +3 में होता है। अब ये वाला जो मेटल आयन है ये C से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें Fe2 जो है वो CN से, C साइड से जुड़ा हुआ है। तो Fe3 जो होगा वो नाइट्रोजन साइड से जुड़ा होगा NC से। ऐसे ही सेम Fe2 CN, Fe3 NC, Fe2, और ये इस तरीके के लिंकेज आइसोमर बनाएंगे जिसमें Fe2+ कंपाउंड जो है वो C लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और Fe3 कंपाउंड जो है N लिंकेज से जुड़ा हुआ है। तो ये लिंकेज आइसोमर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिंकेज आइसोमर का है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब Fe2+ फेरस आयन K3CrCN का होल 6 के साथ रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। क्या है, +3 है। अब ये Fe2+ जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 3 K+ है, एक K+ तो रह जाएगा, और 2 K+ की जगह पे एक Fe आ जाएगा। तो यहाँ पे KFeCrCN का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो ब्रिक रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है। अब इसी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल आयन अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर वाला मेटल अंदर चला जाता है। तो KCrFeCN का होल 6 ये डार्क ग्रीन कलर आता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बना है। अब यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर जब देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे Cr जो है ब्रिक रेड वाले में, Cr जो है C से जुड़ा हुआ है, CN से, और Fe जो है, तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो Fe NC, एक जो मेटल आयन है दो, एक अगर C से जुड़ा होगा तो दूसरा N से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे Cr जो है
सी से जुड़ा हुआ है और Fe जो है N से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आगे बनाएं। ये ब्रिक रेड वाले का स्ट्रक्चर है जिसमें Fe जो है नाइट्रोजन साइड से लिंकेज है, N साइड से लिंकेज है, N लिंकेज। और अगर Cr की बात करें तो C लिंकेज है, C लिंकेज। तो ये भी लिंकेज आइसोमर का एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर बात करें जब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनेशन स्फीयर के बीच में जो मेटल आयन का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे Fe2 प्लस C के साथ लिंक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, Fe थ्रू Cn और Cr बाहर चला गया तो ये N से लिंकेज हो जाएगा, Nc Fe2Cn। ऐसा कुछ बनेगा। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे Fe जो है वो C लिंकेज से जुड़ा हुआ है और Cr जो है N लिंकेज से। और ये डार्क ग्रीन वाले कॉम्प्लेक्स का है। तो ये भी लिंकेज आइसोमर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, आइसोमर्स या आइसोमरिज्म के बारे में। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बीच में क्या होता है, इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें हम एक अभी तक जो हम बात कर रहे थे एक एक कॉम्प्लेक्स होते थे, एक ये कॉम्प्लेक्स है एक ये कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के बीच में जो चेंज होता था उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर देते थे। यहाँ पे क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। इनके बीच में जब एक्सचेंज हो लिगेंड होता है तो इनको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर या कोऑर्डिनेशन आइसोमर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे CuNH3 का होल 6 CrCN का होल 6, अब इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो CrNH3 का होल 6 CuCN का होल 6। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि मेटल का एक्सचेंज हुआ है ना कि लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है। पर अगर इसको दूसरे वे में समझा जाए तो यहाँ पे CO अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ था और यहाँ Cr अमोनिया के साथ जुड़ा है, मतलब लिगेंड जो है वो अलग अलग मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हुआ। सेम यहाँ पे बात करेंगे CuNH3 का होल 4 PtCl4, तो यहाँ पे PtNH3 का होल 4 CuCl4, ये भी एक दूसरे के क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। अब ये सबसे ज्यादा बेटर हमें तब पता चलता है जब हम दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन सेम होते हैं। अब जैसे बात करें CrNH3 का होल 6 CrCN का होल 6, ये दो जो कॉम्प्लेक्स हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा NH3, अब मेटल आयन यहाँ पे सेम है तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा लिगेंड एक्सचेंज, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और दूसरे कॉम्प्लेक्स से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे देखा जाए CrNH3 का होल 4 दो CN यहाँ पे आए हैं और यहाँ के दो अमोनिया यहाँ पे गए हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना। अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर का। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर जनरली जो नाम है वो हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होता क्या है, दो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें लिगेंड ब्रिजिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया और एक ब्रिजिंग के थ्रू जुड़ गए, तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो हो गया ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ लिगेंड होंगे और इस साइड कुछ लिगेंड होंगे, क्योंकि ये मेटल आयन है तो इसके साथ भी कुछ लिगेंड होंगे और ये मेटल आयन है तो इसके साथ भी कुछ लिगेंड होंगे। अब इन लिगेंड का ये नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है, ये वाले ब्रिजिंग लिगेंड है और ये नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है। तो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड का जब एक्सचेंज होगा किसी भी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, याद रखना है नॉन ब्रिजिंग लिगेंड होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड बिटवीन टू मेटल आयन,
बिटवीन टू मेटल आयन इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे CO है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है NH3 का होल 4 NH2O2 CO थर्ड NH3 का होल ट्वाइस Cl2 2+ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, एक अमोनिया जो है वो यहाँ जाएगा तो 2 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो Cl है वो एक यहाँ पे आ जाएगा तो 2 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl NH3 का होल थ्राइस CO NH2O2 CO NH3 का होल थ्राइस Cl, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होते हैं वो ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में नॉन ब्रिजिंग लिगेंड के एक्सचेंज से बिटवीन टू मेटल आयन बनते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं लिगेंड आइसोमरिज्म या लिगेंड आइसोमर्स के बात करने जा रहे हैं। लिगेंड आइसोमर में जो लिगेंड होते हैं वो इटसेल्फ मोर देन वन आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, हमने पढ़ा था लिगेंड के बारे में, जब हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के होते हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि एक पीएन लिगेंड होता था, एक टीएन होता था। टीएन है ट्राईमिथाइलिन डायमीन और पीएन है प्रोपाइलिन डायमीन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंस दोनों में क्या है, पोजीशन का डिफरेंट है, तो पोजीशनल आइसोमर की कैटेगरी में भी आते हैं। ये सेकंड पोजीशन पे NH2 जुड़ा है, ये थर्ड पोजीशन पे जुड़ा है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। अगर ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बना ले और ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बना ले तो दोनों कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे लिगेंड आइसोमर और फिनोमेना को बोलेंगे लिगेंड आइसोमरिज्म। सिमिलरली देखा जाए तो ये भी एक लिगेंड है टोलुडाइन, ये ऑर्थोटोलुडाइन है NH2CH3, जब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े होते हैं तो ऑर्थोटोलुडाइन बोलते हैं, और NH2 और CH3 एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे जुड़े होते हैं तो मेटाटोलुडाइन, और अगर एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर जुड़े हैं पैराटोलुडाइन। जब ये एक आइसोमर हैं एक दूसरे के, तो ये जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ एक ये जुड़ जाए एक ये जुड़ जाए तो दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के क्या होंगे, लिगेंड आइसोमर होंगे, और ये फिनोमेना लिगेंड आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे देखें CO PN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस एंड CO TN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लिगेंड आइसोमर है। क्या है, लिगेंड आइसोमर, ये ध्यान रखना आप लोग। अब हम पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। पॉलीमर का मतलब ही है एक से ज्यादा मोनोमर। तो पॉलीमर को हम कहते हैं वो रियल आइसोमर नहीं होते। क्या होता है, उसका रियल पोर्शन जो होता है वो मोनोमरिक यूनिट होती है, उसी का पॉलीमराइजेशन होता है, तो हम उसको पॉलीमर बोलते हैं। इसीलिए पॉलीमर आर नॉट रियल आइसोमर। इनका जो इंपेरिकल बेसिक फॉर्मूला जो होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। जो भी एक मान लो मोनोमर है और दूसरा पॉलीमर है, अगर दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या होगा, सेम होगा। और ऑल आइसोमर हैव सेम रेशियो ऑफ मेटल एंड लिगेंड, तो सभी मेटल आयन और लिगेंड का जो रेशियो होगा वो सेम आएगा। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास CO NH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस। इसमें अगर देखा जाए तो एक मेटल आयन है, 3 अमोनिया लिगेंड है और 3 NO2 लिगेंड है, तो इसका हम बोलेंगे 1:3:3। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स का एक रेशियो बन गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल 6 CO NO2 का होल 6। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाए तो 2 मेटल आयन है, 6 अमोनिया लिगेंड है और 6 NO2 लिगेंड है, तो इसका बन गया 2:6:6। अब यहाँ पे बात करें CO NH3 का होल 4 NO2 का होल ट्वाइस, CO NH3 का होल ट्वाइस NO2 का होल 4। तो यहाँ पे देखा जाए 2 मेटल आयन है, NH3 4 और 2 6, और यहाँ पे NO2 4 और 2 6, तो यहाँ पे 2:6:6। अब ये हमारे पास तीनों आइसोमर हैं। अगर इसमें हम देखें तो इनका बेसिक रेशियो जो आएगा, जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 1:3:3, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 1:3:3, तो जो सबसे बेसिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:3:3। मतलब कम से कम इसके अंदर एक मेटल आयन, 3 अमोनिया और 3 NO2 लिगेंड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस का जो बेसिक रेशियो आ रहा है वो 1:3:3। इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे बोला था सेम, तो यहाँ पे सेम रेशियो आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, पॉलीमराइजेशन आइसोमर की कैटेगरी में आते हैं, और इस फिनोमेना को हम पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के आइसोमर के बारे में बात करेंगे।